Okay, good morning, students. Welcome to Learners Academy. So, एक्सरसाइज नंबर 10.2 इंट्रोडक्शन हमने कल स्टार्ट किया था और थोड़ा लेंदी इंट्रोडक्शन था फॉर द रीजन कि टॉपिक्स ज़्यादा है ना, और हम किसी भी टॉपिक को ऐसा नहीं है कि टॉपिक ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी कर लें, हम डिटेल में ही करते हैं ना। एक्सरसाइज इजी है ना, बट नंबर ऑफ टॉपिक्स ज़्यादा है इजी। एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, ऐसे बहुत सारे सरल 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 टॉपिक है, लेकिन है ज़्यादा तो आप कम से कम एक डायग्राम तो बनाएंगे, लिखेंगे तो सही। तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, तो केवल दो ही टॉपिक्स हमारे छूटे हुए हैं। सो इट इज इंट्रोडक्शन पार्ट 2 ऑफ 10.2। और जो छूटे हुए टॉपिक्स हैं वो हैं क्या, एक तो ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, साथ में फिर एक सेक्शन फॉर्मूला है। अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला के भी फिर दो केस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इस हिसाब से दो थोड़ा सा हमारा टॉपिक छूटा हुआ है, देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले आपने हेडिंग डाली, आज का पहला टॉपिक वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। अब इसको समझने के लिए एक एक्स्ट्रा शीट खोल लेते हैं अपन, एक्टिविटी करके देखेंगे, है ना। और फिर लिखने तक का काम तो चाहो तो लिख लेना, चाहो तो बाद में लिख लेना। मेन चीज की आपको चीज समझ में आनी चाहिए। ओके, चलो कुछ बात करते हैं। देखो, हमने जब वेक्टर स्टार्ट किया था तो मैं एक 2D प्लेन बनाता हूँ ना, ठीक है। 3D क्यों नहीं बना रहे हो सर? क्योंकि जो चीज समझानी है वो 2D से भी समझ में आ जाएगी, और जब भी ऐसा होता है कि जो चीज समझानी है वो 2D से सफिशियंट है समझाने के लिए, तो वी विल गो बाय अ 2D प्लेन, है ना। वैसे वेक्टर इज ए 3D कॉन्सेप्ट, है ना, आपके लेवल पे तो, है ना। ठीक है, बट अभी 2D से समझ में आ जाएगा ना, रफली कर रहे हैं हम काम। तो लेट्स से इट इज अ 2D प्लेन, है ना। और मैंने आपको कहा कि इट इज अ पॉइंट P, देयर इज अ पॉइंट P। मान लो कि यहां है P, ठीक है। और मैंने आपको यह भी कह दिया कि यहां है पॉइंट Q, ठीक है। यहां तो है पॉइंट P, यहां है पॉइंट Q। ओके, सो अगर ये दो पॉइंट्स हैं इन 3D स्पेस या 2D प्लेन किसी में भी, तो इनका पोजीशन वेक्टर आपने बनाना सीखा है, यस और नो? या देसी भाषा में मैं बात करूं, देसी भाषा में बात करूं, पॉइंट से वेक्टर कन्वर्ट करना। एक पॉइंट की पोजीशन आप कैसे बताते थे अप टू क्लास 11th? बाय टेलिंग इट्स कोऑर्डिनेट्स, कि सर इसकी पोजीशन है 2,3, की पोजीशन है, मतलब एड्रेस, एक तरीके से इसका एड्रेस बताना है। तो आप जैसे अपन जनरली हमारे मकान का एड्रेस कैसे बताते हैं, तीसरी गली में चौथा मकान, तो एक तरीके से इन पॉइंट्स का एड्रेस या लोकेशन कैसे बताते थे, आप पोजीशन कैसे बताते थे, 2,3, और थ्री डी स्पेस है तो 2,3,7 लाइक दिस, है ना। तो अब आप अभी वही कर रहे हो, आप नाम क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो आप पोजीशन ही तो बता रहे हो, बट वेक्टर फॉर्म में बता रहे हो, बट वेक्टर फॉर्म में बता रहे हो। सो द पॉइंट इज दैट कि आपको इस पॉइंट से वेक्टर बनाना है, तो आप कैसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे, ओरिजिन से आप इसको कनेक्ट करके एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बनाते थे, और वही इसकी वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाती थी, राइट। यहां से भी बना दी, और मैंने यहां से, कोई डाउट यहां तक? ठीक है। सो लेट्स से ये है ओरिजिन ओ। अब ये जो वेक्टर बना, इसको क्या नाम दोगे, वेक्टर ओपी। इसको ओपी, इसको ओक्यू, दोनों को क्या दोगे, इसको तो दे दोगे वेक्टर ओपी जो कि पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है, इसको क्या नाम दोगे, वेक्टर ओक्यू जो कि पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर है। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल? ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो वेक्टर बना, ध्यान से सुनना, ये जो वेक्टर बना, ये भी तो दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, यस और नो? ये भी तो दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो अगर ये दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो इसकी कंपोनेंट फॉर्म क्या होगी, उसको डिस्कस करते हैं। इसकी कंपोनेंट फॉर्म क्या होगी, उसको डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए हमें काम करते हैं, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, है ना। x1 और y1 और x2 y2, इस तरीके से अपन तीन, चलो बनाया अपन 2D प्लेन है, लेकिन अपन इसके तीन ही कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आ रहा है आपको? सो लेट से मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए, पहले के x1 कॉमा y1 कॉमा z1, x1 कॉमा y1 कॉमा z1। दूसरे के मैंने मान लिए x2 कॉमा y2 कॉमा z2, मान लिए बेटा। तो मुझे बताओ, वेक्टर ओपी जो निकला वो कैसे निकला, है ना। वेक्टर ओपी में लिख रहा हूं यहाँ पे, वेक्टर ओपी की कंपोनेंट फॉर्म क्या है, मुझे ये बताओ। वेक्टर ओपी की कंपोनेंट फॉर्म देखो, ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, 0,0,0, है ना। तो वेक्टर ओपी आप क्या कहोगे, मैंने आपको बताया था किसी भी वेक्टर के, किसी भी, मैंने आपको कल बताया था या परसों बताया था,
किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स वही कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो पॉइंट के हैं। यस, तो इसके स्केलर कंपोनेंट्स क्या होंगे, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके। भाई किसी भी वेक्टर में दो क्वांटिटीज होती हैं, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी तो अपन आई कैप जे कैप के कैप ले ही लेते हैं, डायरेक्शन बताने वाले। स्केलर क्वांटिटी बताने वाले अपने को जो चाहिए होते हैं, अपन क्या करते हैं, जिस भी वेक्टर को अपन बात कर रहे हैं उस वो पॉइंट, वो किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, पहले उसकी बात करते हैं। तो वेक्टर ओपी किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, पी पॉइंट का। तो पी के जो कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, वही उसके स्केलर कंपोनेंट्स मानते हैं बेटा अपन। सो वेक्टर ओपी को हाउ विल यू डिफाइन, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 क्या कैप, ऐसे डिफाइन करेंगे। अब आप ध्यान से देखो, एक्चुअली जो x1 है वो x1 माइनस जीरो ही तो है कि नहीं है, आई कैप। और एक्चुअली जो y1 है वो y1 माइनस जीरो ही तो है, जे कैप। और एक्चुअली जो z1 है वो z1 माइनस जीरो तो ही तो है, क्या। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस वेक्टर ओपी को पॉइंट पी के पोजीशन वेक्टर के नजरिए से ना देखकर दो पॉइंट ज्वाइन करने वाले वेक्टर के नजरिए से देखूं, क्या कहा मैंने, पहले मैं इस वेक्टर ओपी को क्या, किस अप्रोच से देख रहा था, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट पी का पोजीशन, यही दिमाग में चल रहा था। अब मैं भूल गया, कोई नहीं है पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर, नहीं है पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर। ये क्या है, ये तो वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स है। कौन से दो पॉइंट्स, ओरिजिन एंड पी। तो इसकी डेफिनेशन इन दो पॉइंट्स यानी छह कोऑर्डिनेट से कैसे निकल के आई, x1 माइनस जीरो आई कैप, y1 माइनस जीरो आई कैप, z1 माइनस जीरो के कैप के अप्रोच से आई है ना। अब चेक, और फिर मैंने वेरीफाई भी कर लिया, देखो x1 माइनस, जब मैंने इसको पहली अप्रोच से वापस चेक किया पॉइंट पी के पोजीशन वेक्टर से, तो वैल्यू सेम आ रही है। देखो स्केलर कंपोनेंट यहाँ पे x1 माइनस जीरो करके भी x1 आ रहा है और यहाँ से भी x1 आ रहा है, y1 माइनस जीरो करके इधर से भी सेम आ रहा है। तो इसका मतलब दो पॉइंट को ज्वाइन करना है और उसकी कंपोनेंट फॉर्म बनानी है, तो आप क्या कर दो, कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस कर दो, दैट्स इट। कोऑर्डिनेट्स का क्या कर दो, डिफरेंस। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस कैसे करें, तो एक अप्रोच, मतलब एक चीज याद रखनी है आपको कि टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, हमेशा टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। सर टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट ही क्यों, तो उसके लिए आ जाओ, उसके लिए आ जाओ क्यों। तो देखो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है सारी, है ना। सिमिलरली वेक्टर ओ क्यू भी बना लो यहाँ पे। देखो मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, लेकिन वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होती है, वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होती है ना। तो जब आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तब तो फर्क नहीं पड़ता कि x1 माइनस जीरो कर रहे हो, जीरो माइनस, लेकिन जब आप वेक्टर को डिफाइन कर रहे हो इन इट्स कंपोनेंट फॉर्म, तो आप x1 लिख रहे हो तो एक अलग वेक्टर है, और अगर आप माइनस x1 लिख रहे हो तो वो एक अलग वेक्टर है, उसके अपोजिट, एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं जा रहा, एक्स एक्सिस के रिवर्स अलोंग जा रहा है वो, है ना। ठीक है ना। तो इसीलिए वहां पे आपको टर्मिनल माइनस इनिशियल ही करना है हमेशा। चलो वेक्टर ओ क्यू भी बताओ यहाँ से। वेक्टर ओ क्यू अगर मैं पोजीशन वेक्टर के नजरिए से देखूं तो पोजीशन वेक्टर के नजरिए से तो मुझे क्या करने होते हैं, बस ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वही इसके स्केलर कंपोनेंट्स फिट करके और लिख देने होते हैं ना। ठीक है। अब फिर मैं ज्यादा डिटेल में गया तो मैंने देखा यार ये जो वेक्टर है ये एक्चुअली वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स है ओ एंड क्यू, है ना। तो x2 को मैं लिख सकता हूँ x2 माइनस जीरो आई कैप, y2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, y2 माइनस जीरो जे कैप, एंड z2 को मैं लिख सकता हूँ z2 माइनस जीरो के कैप। ठीक है। तो यहां से वेक्टर ओपी और वेक्टर ओक्यू को एनालाइज करने से मुझे वेक्टर, अब मैं पीक्यू भी बनाना चाहूँ या कोई सा भी 2D 3D स्पेस में मैं कोई सा भी वेक्टर बनाऊं जो दो पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब दो पॉइंट से पास क्या कर रहा है, दो उसके इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट गिवन है ना। इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट अगर उसके गिवन है तो मैं उसकी कंपोनेंट फॉर्म बना सकता हूँ, बताओ। लेट से मैं वेक्टर पीक्यू की बनाता हूँ, वेक्टर पीक्यू की बनाया, तो वेक्टर पीक्यू की कैसे बनाएंगे, वेक्टर पीक्यू के ऐसे बनाएंगे। अब Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x2 y2 z2, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 y1 z1। तो कैसे घटाएंगे, x2 माइनस x1 टाइम्स i कैप, y2 माइनस y1 टाइम्स j कैप, एंड z2 माइनस z1 टाइम्स k कैप। सो we will write x2 minus x1 times i cap plus y2 minus y1 times j cap plus z2 minus z1
टाइम्स के। ठीक है ना। अच्छा, बात करते हैं कि ये तो हमने बनाया वेक्टर पी क्यू, लेकिन एक 3D स्पेस में कहीं ना कहीं हम बनाए या ना बनाए, हम बनाए या ना बनाए, वेक्टर क्यू पी भी एग्जिस्ट तो करता ही होगा। भाई जरूरी थोड़ा ना जो पॉइंट मैंने मार्क किया है वही है वहां पे, जो 5 पॉइंट्स हमने मार्क नहीं किए वो भी है तो सही ना वहां पे। तो वेक्टर क्यू पी बनाना पड़े तो अब पी में से क्यू को घटाना पड़ेगा, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट नेगेटिव वेक्टर बनेगा, x1 माइनस x2 आई कैप बनेगा। देन क्या बनेगा, y1 माइनस y2 जे कैप बनेगा। देन क्या बनेगा, z1 माइनस z2 के कैप बनेगा। अच्छा सुनो, अब यहां तक समझ में आया, वेक्टर पी क्यू की कंपोनेंट फॉर्म समझ आई, वेक्टर क्यू पी की भी कंपोनेंट फॉर्म समझ में आई। अब हमने क्या सीखा था, अगर हम स्टार्टिंग में, अगर हम किसी वेक्टर का नेगेटिव निकालें, जैसे मैं वेक्टर पी क्यू का नेगेटिव निकाल रहा हूं, तो मैं क्या कर दूंगा, लेट से मैं इसकी इसके आगे लगा देता हूँ -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नेगेटिव निकाल रहा हूँ, स्केलर मल्टीप्लीकेशन करता हूँ। तो उसकी सारे कंपोनेंट से होगा, कल हमने सीखा था मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर अलजेब्रा कंपोनेंट फॉर्म में, कि सारे जितने भी आई के वाले कंपोनेंट्स हैं, जेके वाले, सबसे सबको -1 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ये भी माइनस हो जाएगा, है ना, ये भी माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो चेक करो जरा, चेक करो क्या हुआ, x2 माइनस x1 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो x1 माइनस x2, ये बन गया मेरा y1 माइनस y2, और ये बन गया मेरा z1 माइनस z2। और तो और हमने ये भी तो सीखा है कि वेक्टर ए बी माइनस वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर बी ए होता है, शुरू में ही सीखा था पहली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में, कि अगर अपन वेक्टर पी क्यू का नेगेटिव करें तो उसका नाम में परिवर्तन हो जाता है, वो वेक्टर क्यू पी हो जाता है, टर्मिनल पॉइंट बिकम्स इनिशियल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट्स बिकम द टर्मिनल पॉइंट। तो आरएचएस एंड एलएचएस जस्टिफाई हो गए, बोलो जस्टिफाई हो गए। वेक्टर पी क्यू का नेगेटिव का वेक्टर पी क्यू जिसको मैंने, मतलब एक वेक्टर जिसका नाम मैंने वेक्टर पी क्यू रखा है, उसका नेगेटिव वेक्टर का नाम वेक्टर क्यू पी रखना पड़ेगा, और उसके कंपोनेंट फॉर्म में मेरे को हर एक से माइनस करना पड़ेगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। और यही चीज वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से भी जस्टिफाई हो रही है। तो घूम फिर के बात यही आ जाती है कि वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला फाइनली यही है कि डिफरेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स, और जिसमें से हमको क्या करना है, टर्मिनल पॉइंट में से हमेशा क्या करना है, इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को घटा के लिख देना है, वही वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स होता है। ठीक है, डन। ठीक है, हाँ। तो फिर आप वो बोलेगा ना, मुझे एक चीज बताओ कि वेक्टर और लाइन सेगमेंट में यही तो डिफरेंस है, लाइन सेगमेंट ए बी कहूं या लाइन सेगमेंट बी ए कहूं डजेंट मैटर, बट वेक्टर ए बी कहूं या वेक्टर बी ए कहूं मैटर करता है। तो अगर वो पूछ रहा है तो स्पेसिफिकली उसको पूछने, तो उसका क्वेश्चन अधूरा है, उसका क्वेश्चन ही अधूरा है ना। अगर वो वेक्टर ए, वो कह दे कि है ना, एक ऐसा वेक्टर जो ए और बी से पास हो रहा है, तो वहां से ए और बी से पास होने वाले दो वेक्टर्स हैं, तेरे को कौन सा चाहिए, वेक्टर ए बी चाहिए कि वेक्टर बी ए चाहिए, वो क्लियर करेगा तो उस हिसाब से अपन कहेंगे। लाइन सेगमेंट थोड़ी ना है कि सेम चीज है ना, समझ गए, क्लियर। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है वो। ओके चलो अब आगे चलते हैं। अब अपन ने एक ट्राइंगल लॉ भी सीखा था, है ना, तो लेट्स जस्टिफाई इट थ्रू द ट्राइंगल लॉ। ओके, तो देखो मैं पहले ओ से शुरू हुआ, पी पे गया, और फिर मैंने पी क्यू वैक्टर बनाया, क्यू पी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक ही केस ले रहा हूं अभी, है ना। तो मैंने पी क्यू वैक्टर बनाया, तो ओपी प्लस पी क्यू ओ क्यू आना चाहिए, ओपी प्लस पी क्यू ओ क्यू आना चाहिए, बिल्कुल आपने ये चीज बिल्कुल समझ ली। ट्राइंगल लो भी देख लेते हैं। तो वेक्टर ओपी प्लस वेक्टर पी क्यू शुड मेक वेक्टर ओ क्यू, शुड मेक वेक्टर ओ क्यू, फाइनल नेट डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए ना। अब इसमें से वेक्टर पी क्यू की, वेक्टर पी क्यू को निकालना है ना आपको, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट में आपको पी क्यू वेक्टर निकालना था, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, वो ओ क्यू वेक्टर में से ओपी वेक्टर घटाओगे। अब आप सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स जानते हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ओ क्यू वेक्टर क्या है बोलना, नहीं आपको वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट चाहिए था ना। आपको वेक्टर देखो, क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम सुनो, हमारी प्रॉब्लम ये है कि मुझे वेक्टर ओपी गिवन है, मुझे वेक्टर ओ क्यू गिवन है, ये भी गिवन नहीं है, मुझे तो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और आपको वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स पी क्यू बनाना है। तो आपको पी और क्यू 2 पॉइंट्स गिवन है, तो आपने उन दोनों के पोजीशन वेक्टर्स बना दिए। अब आपको पी क्यू वैक्टर बनाना है ना, पी क्यू वैक्टर बनाना है, तो मैंने ट्राइंगल लगाया यार, ओपी प्लस पी क्यू ओ क्यू आना चाहिए। तो मेरे पास ओपी के वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म गिवन है, मेरे पास ओ क्यू की कंपोनेंट फॉर्म, मुझे पी क्यू की तो चाहिए। तो मैं पी क्यू वैक्टर कैसे निकालूंगा, ओ क्यू माइनस ओपी। अब बताओ ओ क्यू की कंपोनेंट फॉर्म क्या लिखी है हमने, एक्स टू आई कैप, बोलो क्या लिखी है, एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप
प्लस Z2 के कैप। ये मैंने किसकी लिखी है बेटा? OQ की। माइनस OP की क्या लिखी है आपने बोलो? X1 आई कैप प्लस Y1 J कैप प्लस Z1 के कैप। अब आप सब्ट्रैक्शन ऑफ टू अलजेब्रा करना जानते हो बेटा, तो आपको क्या करना है? रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स का डिफरेंस करना पड़ेगा। x2 माइनस एक्स वन, x2 माइनस x1 टाइम्स आई कैप प्लस y2 माइनस y1 टाइम्स j कैप प्लस z z2 माइनस z1 टाइम्स k कैप। तो घूम फिर के हर तरीके से फैक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स की कंपोनेंट फॉर्म यही बन रही है, x2 माइनस x1 आई कैप, टर्मिनल माइनस इनिशियल बन रही है। एंड लेट से मैं वेक्टर QP बनाता, सुनना ध्यान से, तो अब क्या होता? वेक्टर OQ प्लस वेक्टर QP बराबर वेक्टर OP होता, होता नहीं होता? वेक्टर OQ प्लस वेक्टर QP, QP वो वेक्टर QP आ जाता वहां से, है ना, इक्वल टू वेक्टर OP हो जाता। और इस केस में मेरे को इस चीज की कंपोनेंट फॉर्म निकालने की रिक्वायरमेंट रहती, क्योंकि यही बनाया है मैंने। तो वेक्टर QP कैसे निकलता? टेल मी। वेक्टर OP माइनस वेक्टर OQ। तो अब जो है x1 माइनस x2 हो जाता है, y1 माइनस y2 हो जाता है, एंड z1 माइनस z2 हो जाता है। तो वही बन रहा है हमारा वेक्टर OQ यहाँ से भी। वेक्टर QP, सॉरी, नीचे बनाया जो अपन ने, ठीक है ना, वेक्टर QP यही तो बनाया, x1 माइनस x2 चेक करो, वेक्टर क्यूब ये तो बना, ठीक है। तो हर तरीके से जस्टिफाइड, हर तरीके से। चलो, तो अब ये सारी एक्टिविटीज जो अपन ने करी, इनमें से अपने को चाहो तो सब कुछ लिखो। और भाई आपको पूरा प्रोसेस लिखना है तो आप वीडियो को पॉज कर करके लिखेंगे, नहीं तो केवल नोट्स ही बनाने हैं। तो आई विल सजेस्ट जस्ट नोट इट। द मेन थिंग क्या है कि एक्चुअली होता क्या है, तो रीड आउट कर लेते हैं। लेट P x1 y1 z1 एंड Q x2 y2 z2 बी एनी टू पॉइंट्स इन ए 3D स्पेस। तो वेक्टर PQ क्या हो जाएगा? Q माइनस P, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1। एंड वेक्टर QP क्या हो जाएगा? दो अलग अलग वेक्टर्स हैं, आपको फिर से याद दिला दे, ये दो अलग अलग वेक्टर्स है ना। तो वेक्टर QP क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 आई कैप, y1 माइनस y2 जे कैप। बोलो यहाँ तक क्लियर है? नाउ इट्स अप टू यू कि आपको कितना नोट करना है। अगर आपको प्रोसेस नोट करना है तो आप वो वीडियो से करना, करना तो ये भी वीडियो से ही, खैर चाहो तो नोट कर लो इतना सा 2 मिनट में, ठीक है चलो। तो फिर आप कर लेना, लेकिन है ना, बोलो खुशी, ठीक है डन यहां तक। चलो, जब अपने दो पॉइंट से ज्वाइन होने वाले वेक्टर की बात कर ही ली है, तो उसके मैग्नीट्यूड की भी बात कर लेते हैं। तो उसके मैग्नीट्यूड की भी बात कर लेते हैं। तो वेक्टर पी क्यू या वेक्टर क्यूपी, मुझे बताओ, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स तो हैं, लेकिन दोनों डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स की लंबाई सेम होगी नहीं होगी? पी से क्यू जाना है, क्यू से पी जाना, लंबाई तो सेम ही रखेगा ना? बोलो, बोलो खुशी। जहां से स्कूल जाना, स्कूल से वापस आना, डिस्टेंस तो वही रहेगी ना? हाँ, डायरेक्शन चेंज होगी। आप अगर पहले लेफ्ट टर्न ले रहे थे तो वापस आने में आपको राइट टर्न लेना पड़ेगा, समझ रहे हो? आप ईस्ट डायरेक्शन में चल रहे थे तो वापस आने में आपको वेस्ट डायरेक्शन में चला। तो डायरेक्शन विल चेंज, बट डिस्टेंस तो उतनी ही है। 10 किलोमीटर जाना है तो 10 किलोमीटर ही आना है, 2 किलोमीटर जाना है तो 2 किलोमीटर ही आना है। ऐसा तो नहीं वापस आने में रास्ता बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वेक्टर पी क्यू एंड वेक्टर क्यूपी का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, ठीक है ना सर? मैथमेटिकली प्रूव करो ना, सेम आएगा, बिल्कुल करेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं? इसके स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम का रूट, स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम का रूट। तो मैं क्या करूंगा? इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये हटा देता हूं, ये हटा देता हूं, ये हटा देता हूं, कर दिया सम का रूट। अच्छा, वेक्टर क्यूपी का बताओ, तो स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, सम ऑलरेडी हो रहा है का रूट। अब मुझे बताओ, आप कह रहे हो सर ये दोनों चीज बराबर है, कैसे बराबर है? अब देखो दोनों बराबर है कि नहीं है। मुझे बताओ, x2 माइनस एक्स1 का होल स्क्वायर करूं या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करूं, सेम ही आएगा क्या? लेट से 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर करें या 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर करें, डज इट मेक एनी डिफरेंस? है ना, 16 ही आएगा ना। 4 का स्क्वायर करो या फिर -4 का करो, तो जब ये इसके सेम आएगा, जब ये इसके सेम आएगा, जब ये इसके सेम आएगा, तो जुड़ने पर भी सेम आएगा और जुड़कर रूट निकालने पर भी सेम आएगा। तो यहां से क्लियरली ये डिफाइन होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू कह लूं या क्यू पी कह लूं, बात एक ही हो जाएगी। देखो इसको क्या क्या नाम दे सकता हूं मैं? इसको मैं दे सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू। दूसरा नाम मैं इसको क्या दे सकता हूं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू पी। मैं इसको ये भी कह सकता हूं पी क्यू की लंबाई। मैं इसको ये भी कह सकता हूँ पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस। अब क्वेश्चन कैसे आता है वो क्वेश्चनर को पता, बात तो कुल मिला के यही कर रहा है वो, समझे क्या? ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि अपन वही टर्मिनल माइनस इनिशियल वाला है ना, फर्स्ट वाले फॉर्मूला से चलते हैं ना, टर्मिनल माइनस इनिशियल x2 माइनस x1 y2 माइनस 1। भाई कर कुछ भी लो, बट ऐसे मत करना,
ऐसे मत करना, हालांकि उससे भी आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा, ऐसे मत करना फॉर गॉड सेक कि इधर कर दिया x2 माइनस x1, इधर कर दिया y1 माइनस y2, हालांकि आंसर उससे भी सेम आएगा, बट करना मत प्लीज, है ना, वो बहुत ही भद्दा लगेगा देखने वाले को, है ना। एक ही प्रोसेस फॉलो करना है, या तो दोनों में x1 माइनस x2, तीनों में मतलब y1 माइनस y2 z1, या फिर तीनों में 2 - 1 2 - 1 2। सो इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपका वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स खत्म होता है मेरी तरफ से, जितना समझाना था आई गेस मैंने आपको क्लियर किया। फिर भी अगर आपके माइंड में या कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क, टेल मी। खुशी? नो डाउट्स एट ऑल? बाद में नहीं क्रिएट होने चाहिए फिर? सो इफ यू हैव एनी डाउट्स, आस्क इट राइट नाउ। चलो, नहीं है तो फिर चलते हैं आगे। अब एक और टॉपिक है बिफोर द एक्सरसाइज, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला, उसकी बात करते हैं। आइए, अब सेक्शन फॉर्मूला दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, इंटरनल डिवीजन बाय ए पॉइंट एंड एक्सटर्नल डिवीजन बाय ए पॉइंट। तो ये सब मैं क्लीन कर देता हूँ, ये जो आपको समझाने के लिए पूरा तामझाम किया, इसको क्लीन कर दूं ना? किसी को कुछ भी नोट करना हो तो प्लीज वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। ओके, इसमें मुझे किस किस चीज की जरूरत होगी? मेरे को 2D प्लेन की एक्चुअली जरूरत नहीं, यूक्लिडियन ज्योमेट्री से भी काम चला लेंगे, है ना। इसको डिलीट कर, सब डिलीट कर देता है एक्चुअली। देखें, स्टार्ट करें? बोलो स्टार्ट करें। ओके, तो मैं उस शीट को नहीं खोल रहा हूँ अभी जो प्रिंटेड है, मतलब ऑलरेडी नोट्स के हिसाब से तैयार है, उसको बाद में खोलेंगे, पहले जनरल बात करते हैं ना ब्लैंक स्क्रीन पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन फॉर्मूला। तो बेटा सेक्शन फॉर्मूला 10th में आया था, फिर 11th में आया, और अब वो 12th में है। क्या डिफरेंस है पहले वो बात करूंगा मैं। 10th में सेक्शन फॉर्मूला ओनली इंटरनल डिवीजन लेके आया था, ओनली एंड ओनली इंटर, नहीं था आरबीएससी की बुक में था ओनली, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटी पैटर्न, है ना। तो एनसीईआरटी में ओनली इट वाज इंटरनल डिवीजन, और एक्सटर्नल डिवीजन अगर था तो ऑप्शनल एक्सरसाइज में उसके क्वेश्चन थे, लेकिन उसका टॉपिक नहीं बताया था इंट्रोडक्शन में। अब मैंने बता दिया था वो एक अलग चीज, मैंने बता दिया था वो एक अलग चीज, मैंने तो क्वेश्चंस भी करवाए थे। ठीक है, तो अभी अपन एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से 10th में केवल इंटरनल डिवीजन था, 11th में आते आते एक्सटर्नल डिवीजन भी आ गया साथ में, प्लस एक तड़का और लग गया 3D का, एक तड़का और लग गया 3D का, मतलब सेक्शन फॉर्मूला इन 3D आ गया। चलो ऐसे बात करते हैं, 10th में सेक्शन फॉर्मूला इन 2D था, और 11th में सेक्शन फॉर्मूला इन 3D हो गया। अब 12th में क्या होगा? अब सेक्शन फॉर्मूला आ गया वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में? तो अगर आपको 11th वाला याद है तो आपको 12th वाला भी याद है, क्योंकि आपको पॉइंट से, भाई 11th में केवल और केवल पॉइंट्स की बात करेगा, अभी वेक्टर्स की बात करेगा, तो पॉइंट से वेक्टर कन्वर्ट करना कौन सी बड़ी बात है, आप निकालते थे ना ओरिजिन, मान लेते हो दूसरा पॉइंट और वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ही लगा देते हो, है ना। तो वो का वही काम आपको करना है। ठीक है, ब्रॉडली स्पीकिंग समझ में आया? ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला दो तरीके से डिवाइडेड है, ये सब आप जानते हो कि इंटरनल डिवीजन होता है, एक्सटर्नल डिवीजन होता है ना। पहले मैं इन दोनों के बारे में डिफरेंस बता देता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। तो लेट्स से कि मेरे पास एक लाइन है, अभी मैं वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन की बात कर रहा हूं, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक लाइन है, मतलब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ये इट इज ए लाइन सेगमेंट, है ना। अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला कभी भी लाइन पे अप्लाई नहीं होता है, लाइन सेगमेंट पे अप्लाई होता है, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि दो एंड पॉइंट्स अपने को चाहिए ही चाहिए, जैसे वेक्टर है तो मिल ही जाएंगे, और लेकिन लाइन सेगमेंट में भी अपने लाइन नहीं चाहिए, लाइन सेगमेंट चाहिए। इट इज क्लियर? तो लेट्स से कि दीज आर द 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो हमको सेक्शन फॉर्मूला देता क्या है? हमको सेक्शन फॉर्मूला ए और बी के कोऑर्डिनेट्स देता है, x1 y1, मतलब गिवन क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट क्या है लगने के लिए, x2 y2। और सेक्शन का मतलब होता है टुकड़े करना, सेक्शन का मतलब होता है पार्ट्स करना, है ना। तो एक तीसरा पॉइंट लेट से p, एक तीसरा पॉइंट लेट से p है, कहीं पर भी है, ये यहां पर है, और ये इस लाइन सेगमेंट के दो टुकड़े कर रहा है x, y, इसके कोऑर्डिनेट्स, और मान लो ये जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है m इस टू एन में, ये इसको डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है कि ये मैं दूंगा 100%, ये मैं दूंगा 100%, और इन दोनों में से एक चीज दूंगा, या तो ये या तो ये। अगर ये दे दिया तो ये पूछूंगा, ये दे दिया तो ये पूछूंगा, समझ आया? यानी कि सेक्शन फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हमको एक पॉइंट जो कि एक लाइन सेगमेंट को एक स्पेसिफिक रेशियो में डिवाइड कर रहा है,
तो अगर मुझे रेशियो गिवन है तो आई कैन फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन, आई कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। एंड इफ आई हैव द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मेरे पास ऑलरेडी पॉइंट ऑफ डिवीजन है, तो आई कैन फाइंड द रेशियो ऑफ डिवीजन। या तो रेशियो ऑफ डिवीजन देके पॉइंट ऑफ डिवीजन पूछेगा, या पॉइंट ऑफ डिवीजन के रेशियो। और प्रोवाइडेड दैट की जो एंड पॉइंट्स है ए और बी, उसके तो वो फिक्स्ड कोऑर्डिनेट्स आपको देगा। ठीक है, अब ये तो है डायरेक्ट एप्लीकेशन। अब इनडायरेक्ट एप्लीकेशन फिर कुछ भी हो जाता है। कुल मिला के चार चीजें हैं यहाँ पे, क्या है? पहले एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, दूसरे एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, डिवाइडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स या पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स, और रेशियो ऑफ डिवीजन। इन चार में से मैं तो अब यूं कहूंगा कि कोई भी तीन चीजें देगा, कोई भी तीन चीजें देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पॉइंट ऑफ डिवीजन एंड रेशियो ऑफ डिवीजन भी दे दिया और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए, बी के पूछ लिए, या बी के दे दिए ए के। आप कहोगे सर आप तो कह रहे थे ए और बी के 100% देगा, तो वो था डायरेक्ट इम्प्लीकेशन। वो था कि सेक्शन फॉर्मूला बना इसके लिए। लेकिन हर फॉर्मूला जब अपन लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालने के लिए बनी है, लेकिन हमेशा कोई हाइपोटेन्यूज की थोड़ा निकालता है, हाइपोटेन्यूज देकर वो भी निकालते हैं, इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन भी होता है। तो यहां तक सारी बातें क्लियर है? इज दिस क्लियर? सो ऐसा करने पर सेक्शन फॉर्मूला है क्या वो बता देते हैं, है क्या। तो यहां से सेक्शन फॉर्मूला ऐसे है बेटा कि एक्स, मतलब इसके दो कोऑर्डिनेट्स निकाले ना, एक्स एंड वाई, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकाले, लेट्स से एम और एन गिवन है ना। तो एक्स कैसे निकलता था? क्रॉस में चलेंगे। अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में ही बात करेंगे। एम इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोस। हमेशा डिवाइडेड बाय हमेशा क्या होगा? सम ऑफ रेशियोस, इंटरनल डिवीजन में तो है ना। सो इट विल बी लाइक एम एक्स टू प्लस एम एन एक्स वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ये तो गया एक्स कोऑर्डिनेट। एंड सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स टू एक्स वन की जगह वाई टू वाई वन कर दो। एम, भाई अब केवल वाई कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, ये एक्स टू की बात कर रहे थे ना, अब किसकी बात करेंगे? वाई कोऑर्डिनेट। एम इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन डिवाइडेड बाय वही सम ऑफ रेशियोस एम प्लस एन। एम इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। तो ये तो डायरेक्ट 10th क्लास में अपन ने सेक्शन फॉर्मूला सीखा था, बस डिफरेंस इतना है कि वहां पे M1 M2 कहता था, अभी M और N कर है बस। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ओके। तो अब अगर ये एक्सटर्नल, अब अगर ये सेक्शन फॉर्मूला हो चुका है, तो अब एक्सटर्नल डिवीजन की बात करते हैं। अभी मैं वेक्टर में नहीं गया हूं, अभी मैं सिंपली लाइन सेगमेंट के हिसाब से ही चल रहा हूँ बेटा, है ना। ठीक है, तो उससे भी पहले, या फिर एक काम करते हैं, सुनो एक काम करते हैं, अपन ने सेक्शन फॉर्मूला रिवाइज कर दिया, अब अपन सीधे वेक्टर में चलते हैं ना, और बाकी सारी चीजें फिर वेक्टर में ही अपन चेक करेंगे। ठीक है ना, अभी बहुत सारी चीजें इसकी चीजें बाकी है, जैसे एक तो एक्सटर्नल डिवीजन में जाना बाकी है, दूसरी चीज एक और चीज इसमें बाकी पता है, मिड पॉइंट केस। मिड पॉइंट केस जानते हो ना, जिसमें ये 1:1 में डिवाइड करें तो वो थोड़ा सा पर्टिकुलर केस हो जाता है ना, उसमें इक्वल हो जाता है, एवरेज ले लो बस दोनों का ना। तो उसकी बात करेंगे, तो अपन स्ट्रेट अवे चल रहे हैं अब वेक्टर्स में, क्योंकि पहले सब कुछ उसमें कर रहे हैं, फिर वापस सब कुछ वेक्टर में करें काफी लेंथी हो जाएगा ना, तो सीधे चलते हैं वेक्टर में, क्योंकि 12th वालों को ये सब पता होगा वैसे तो, है ना। तो लेट्स से अब मेरे पास दो पॉइंट नहीं है, दो वेक्टर्स है ना। मेरे पास क्या है? दो वेक्टर्स हैं। लेट्स से कि एक वेक्टर है मेरे पास, वेक्टर ओपी। जैसे मेरे पास पहले केवल एक पॉइंट होता था पी, तो अब उसका पोजीशन वेक्टर बना दिया मैंने, वेक्टर ओपी। और दूसरा पॉइंट है मेरे पास क्यू, उसका मैंने पोजीशन वेक्टर बना दिया ओक्यू। मैं कार्टेशियन ज्योमेट्री में नहीं बना रहा हूँ, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं खींच रहा हूँ, यूक्लिडियन में बना रहा हूँ। मान लो कि ओरिजिन है ना, तो ये तो हो गया मेरा पॉइंट पी, ये ओ, ये पी। सो इस वेक्टर का नाम क्या रखेंगे? वेक्टर ओपी। और ये क्यू, तो इस वेक्टर का नाम रख दिया मैंने वेक्टर ओपी। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी है तो वेक्टर ओपी, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू है तो वेक्टर ओपी। ठीक है, अब वेक्टर पी क्यू में, वेक्टर पी क्यू में, वेक्टर पी क्यू में एक पॉइंट है कहीं। आप ये सोचो कि वेक्टर की दुनिया में सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है एक्चुअली, कैसे अप्लाई होता है ना। तो ऐसे अप्लाई होगा कि आपको एक वेक्टर गिवन होगा, आपको क्या गिवन होगा? एक वेक्टर। कौन सा वेक्टर गिवन है? पी क्यू। कौन सा वेक्टर गिवन है? पी क्यू। और इस वेक्टर पी क्यू में अंदर, इंटरनली की बात कर रहे हैं ना अभी, अंदर एक पॉइंट होगा कहीं आर, अंदर एक पॉइंट होगा कहीं आर। लेट से वो आर है यहाँ, लेट से वो आर है मान लो यहाँ। अब क्या होगा सर? वेक्टर पी क्यू गिवन होगा, बिल्कुल गिवन होगा। वेक्टर उसके पी क्यू वेक्टर के बीच में एक पॉइंट गिवन होगा आर, और आपसे पूछेगा क्या? जैसे वहां पे आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछता था, हाँ 10th लेवल पे, अभी
वेक्टर पॉइंट आर के पोजीशन वेक्टर पूछेगा, समझ गए? उसमें आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछता था और इसमें क्या पूछेगा, वेक्टर आर के पोजीशन वेक्टर को पूछेगा। तो पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, वेक्टर ओ आर ही होगा इसका पोजीशन वेक्टर। तो आपसे क्वेश्चन ये करा जाएगा, क्या करा जाएगा सर, आपको वेक्टर ओपी देगा, आपको वेक्टर ओ क्यू भी देगा, आपको रेशियो एम एस टू एन भी देगा। भाई तीन चीजें वहां पे भी देता था, ये गिवन, ये गिवन, ये गिवन, आपसे वेक्टर ओ आर पूछा जाएगा। समझ गए? इस तरीके से सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा वेक्टर्स की दुनिया में। ठीक है, ये चीज क्लियर है? अच्छा, अब डायरेक्टली ऐसे नहीं कहेगा कि ये लो बेटा वेक्टर ओपी, ये लो बेटा वेक्टर ओ क्यू, और जो आर है ना वो ओ पी क्यू के बीच में कहीं लाया करता है, अब मुझे वेक्टर ओ आर बताओ अगर आर इससे डिवाइड कर। आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के भी क्वेश्चन दे सकता है। कैसे? आपसे ये पूछ सकता है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द डिवाइडिंग वेक्टर पी क्यू इन दिस रेशियो। इस तरीके से घुमा फिरा के आपको लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ओके, ठीक है। तो लेट्स से कि ये वेक्टर पी क्यू को वही एम एस टू एन में डिवाइड कर रहा है, तो यहां से लेके यहां तक मान लो एम, और वहां से लेके यहां तक मान लो एन। कहां से कहां तक? भाई पी क्यू को डिवाइड कर रहा है तो इनिशियल पॉइंट पी है ना, तो ये हो जाएगा मेरा यहां से लेके यहां तक तो हो जाएगा मेरा एम, है ना, ये हो जाएगा एम, और यहां से लेके यहां तक मेरा क्या हो जाएगा, एन। तो ये इसको एम एस टू एन में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो वेक्टर ओ आर निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे पहले करते थे, एम को मल्टीप्लाई करो वेक्टर ओ क्यू से, एन को मल्टीप्लाई करो वेक्टर ओपी, वहां पे कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेक्टर से कर देंगे, और सम ऑफ रेशियो तो हमेशा चलता ही है, एम प्लस एन, वेरी इजी। ठीक है ना, बिल्कुल उसी से ड्रैग किया हमने। तो बोलो एम इंटू वेक्टर ओ क्यू, एम इंटू वेक्टर ओ क्यू, प्लस, आगे बोलो खुशी, एन इंटू वेक्टर ओपी डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। अब थोड़ा सा ही थोड़ा भाई ओ आर ओ क्यू ओ पी थोड़ा सा अगर हेक्टिक लग रहा है बोलने में, तो हम इसको सिंगल लेटर में कन्वर्ट करेंगे, जैसे आपकी बुक में कन्वर्ट किया हुआ है। लेट से कि वेक्टर ओपी को उन्होंने नाम दे दिया वेक्टर ए, स्मॉल लेटर ए, और इसको क्या नाम दे दिया, वेक्टर स्मॉल लेटर बी, और जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसको उन्होंने नाम दे दिया वेक्टर आर। तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट होके कैसे हो गया, वेक्टर आर इक्वल टू एम इंटू वेक्टर बी, एम इंटू वेक्टर बी प्लस एन इंटू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय एम प्लस। वेरी इजी। चाहे से आप सिंगल लेटर में याद रखो, चाहे से आप डबल लेटर्स में वेक्टर बोल के याद रखो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक तो? ठीक है, अब एक्सटर्नल में बात में बाद में करूंगा, अब मैं बात करूंगा मिड पॉइंट की। लेट्स से ये जो वेक्टर, ये जो पॉइंट आर है, ये इसको स्पेसिफिक रेशियो में नहीं डिवाइड कर रहा होता, ये इसको 1:1 में डिवाइड कर रहा होता। तो 1:1 में डिवाइड करने का इनडायरेक्ट मीनिंग क्या होता है, मिड पॉइंट होना। क्या? अब कल को ये कह दे कि पॉइंट आर इज द मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर पी क्यू, तो आप ऐसे नहीं कहोगे कि सर ये बात तो आपने बताई नहीं, 1:1 में डिवाइड करने वाला मिड पॉइंट होना होता है, मैं कहूं या ना कहूं आपको बताओ। तो लेट्स से कि ये आर खिसक के यहाँ आ गया, लगभग अंदाजे से मैं इसका मिड पॉइंट बना देता हूँ, और वेक्टर ओ आर मेरा ये हो गया। तो इस केस में ये एम और एन की वैल्यू 1 और 1 हो गई, तो 1 और 1 हो गई, तो मैं क्या कैसे करूंगा, यस, तो क्या हो जाएगा, बोलो क्या कह रहे थे? हाँ, आर वेक्टर इक्वल टू एम की वैल्यू भी 1, तो 1 इंटू वैक्टर बी, प्लस एन की वैल्यू भी 1 इंटू वैक्टर ए डिवाइड बाय 1+1। सो वैक्टर बी बन जा वैक्टर बी, है ना, वेक्टर ए बन जा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय 2। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप क्या करोगे, दोनों वेक्टर्स का एवरेज लोगे। क्या लोगे आप? दोनों वेक्टर्स का एवरेज लोगे। पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो, और जो क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट होगा x1 x2, इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2, फिर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, फिर z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाय 2, दैट्स इट। तो डायरेक्ट अभी अपन स्टार्ट करेंगे, अभी इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे अपन पूरा लिखेंगे, पर्टिकुलर केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। एक बार ये एक्सरसाइज क्रॉस हुई उसके बाद अपन थोड़ा ना करेंगे। अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़े मान लो 3D में, तो आप सीधे लिखोगे आर इज द मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर पी क्यू, सो वेक्टर ओ आर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 आई कैप, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 जे कैप, एंड दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 के कैप। खत्म कहानी। ओके, डन। ठीक है, अब बात करते हैं, पर्टिकुलर केस भी हो गया, तो अब एक चीज रह गई एक्सटर्नल, जिसमें हमेशा दिक्कत आती है बच्चों को। ठीक है, तो एक्सटर्नल का मैं पहले वापस लाइन सेगमेंट पे आ रहा हूँ, है ना, वेक्टर से की दुनिया से पीछे हटके वापस एक बार चलते हैं लाइन सेगमेंट पे। तो लेट से इट इज अ लाइन सेगमेंट। ये तो वेक्टर बना दिया, वापस लाइन सेगमेंट ही बनानी है। लाइन सेगमेंट वही नाम रख दिया मैंने पहले की तरह, ए बी। अब मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि बेटा पॉइंट आर है ना, पॉइंट आर है ना, वो इस ए बी लाइन सेगमेंट को
जो है किसी भी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एम/n में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। क्या कह रहा हूं मैं? अच्छा, जब एक्सटर्नली इंटरनली कुछ नहीं कहूं तो बाय डिफॉल्ट इंटरनली, यस वेरी गुड, है ना। अगर कुछ भी नहीं कहूं तो बाय डिफॉल्ट इंटरनली, और स्पेसिफिकली कहूं कि एक्सटर्नली तो फिर एक्सटर्नली, ठीक है। अब एक्सटर्नली सर कैसे डिवाइड कर सकता है? एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब तो समझा दो। एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब है कि इट इज अ लाइन सेगमेंट ना, एंड लाइन सेगमेंट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं ना, तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे। सर किधर की साइड एक्सटेंड करेंगे? तो दो ऑप्शन है, या तो बी की साइड या ए की साइड। तो करें कहाँ? रेशियो पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? रेशियो पे डिपेंड करेगा। अगर m/n रेशियो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो टुवर्ड्स द बी एक्सटेंशन होगा, और अगर एक प्रॉपर फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर छोटा है तो टुवर्ड्स ए एक्सटेंशन होगा। समझ में आई बात? ठीक है। तो मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं, उस हिसाब से आप इसका ग्राफ बनाना सीख गए तो आप एक्सटर्नल डिवीजन को बहुत अच्छे से सीख गए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, पॉइंट आर डिवाइड्स, पॉइंट आर डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, वही m/n, इन द रेशियो m/n। एक्सटर्नली भी कह दिया मैंने। तो अब इतना पढ़ते ही आपको माइंड में एक घंटी तो बच गई कि या तो बी की तरफ एक्सटेंड होगा या तो एक की तरफ। अब आप बस ये बता दो m बड़ा है कि n छोटा है, कि n बड़ा है कि m बड़ा है, क्या जो भी है वो बता दो मुझे, है ना। तो मैंने दो केसेस बनाए। व्हेन व्हेन मैं क्या कर रहा हूं, m को बड़ा बना रहा हूं, n को छोटा बना रहा हूं। तो जैसे ही m बड़ा है n छोटा है तो आपका एक्सटेंशन कहां चलेगा? टुवर्ड्स द बी, टुवर्ड्स द बी। अगर न्यूमरेटर बड़ा है, सॉरी हाँ न्यूमरेटर बड़ा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा ना, mi। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में टुवर्ड्स द बी, ठीक है। ये मैंने कर दिया एक्सटेंशन, और इस एक्सटेंशन पे कहीं ना कहीं कौन बैठा है? आर बैठा है। कौन बैठा है? आर बैठा है। तो अब आप कैसे मतलब लिखेंगे क्या? देखो आप ऐसे लिखेंगे, आप ऐसे सोचो कि अगर ये आर अंदर होता है, स्क्रीन पे देखो, अगर ये आर, मान लो ये नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, मान लो इंटरनली केस होता, ये आर अंदर होता, तो मुझे एक चीज बताओ, ये आर अंदर होता तो आप, और ये m/n में डिवाइड कर रहा होता, तो आप ऐसे नहीं लिखते क्या? AR/BR = M/n। बोलो लिखते नहीं लिखते? AR/BR = M/n। बोलो ऐसे लिखते कि नहीं लिखते? लिखते कि नहीं लिखते? लिखते ना। तो अगर आप ऐसे लिखते तो आप अभी भी ऐसे ही लिखेंगे। जब ये आर उठ के एक्सटर्नली चला जाएगा तो भी आप ऐसे ही लिखेंगे। ये बात समझ लो बस, ये बात समझ लो। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जो पॉइंट डिवाइड करता है उसका कॉम्बिनेशन लेना है दोनों पॉइंटों से, दैट्स इट। बस इतनी सी बात समझ लो। ए बी लाइन सेगमेंट है ना, ए बी लाइन सेगमेंट है ना, तो चाहे से इंटरनली चल रहा है चाहे से एक्सटर्नली चल रहा है, आपको डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन को दोनों के साथ कंबाइन करना है। क्या करना है आपको? AR/BR = क्या करना है आपको? M/n। अब आप चेक करो, ए से लेकर आर, अब आप चेक करो बेटा, ए से लेके आर तो है m, क्या है ये? m। और बी से लेके आर है n। तो आप ध्यान से देखो m बड़ा और n छोटा है कि नहीं। ए से लेके आर तो क्या है? m, और बी से लेके आर क्या है? n। तो m बड़ा n छोटा है, जस्टिफाई हो गया? हो गया ना। अगर m बड़ा होगा तो टुवर्ड्स द बी एक्सटेंशन होगा, और अगर ये बड़ा होगा तो इधर की साइड से एक्सटेंशन होगा, ठीक है। सेकंड केस ले लो फटाफट। मान लो कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हम क्या कर देंगे, ये एक्सटेंशन इधर की साइड से हो जाएगा। कैसे होगा? ऐसे होगा, ठीक है। एक्सटेंशन हो गया, और इस एक्सटेंशन में कहीं ना कहीं आर है, ठीक है ना। व्हेन, ये तो फर्स्ट केस था, एंड दूसरा केस कौन सा है? व्हेन m इज लेस देन n, या फिर n इज ग्रेटर देन n, कैसे भी लिख दो। व्हेन m इज लेस देन n, यानी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब मुझे बताओ, अब लिखना क्या है सर? लिखना आज भी वही है बेटा, लिखना आज भी वही है, क्या? AR/BR। बस ये चीज फिक्स कर लो कि लिखना तो हर जगह सेम होता है, चाहे से इंटरनल डिवीजन हो चाहे से एक्सटर्नल डिवीजन हो, चाहे से एक्सटर्नल डिवीजन में m बड़ा हो चाहे से एक्सटर्नल डिवीजन में n बड़ा हो, लिखना तो एक ही चीज होता है, क्या? जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसका दोनों से कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है। तो क्या लिखूंगा मैं? बोलो AR/BR। अगेन में क्या लिखूंगा? AR/BR = अगेन में क्या लिखूंगा? M/n। अब आप जस्टिफाई करके देख लो कि वो चीज जस्टिफाई होगी कि नहीं हुई। देखो ए से लेके आर m है, तो यहां से लेके यहां तक ये m होगा, और बी से लेके आर यानी स्टार्टिंग पॉइंट से ये पूरा जो आर है ये क्या है? n है। अब आप जस्टिफाई करो कि m बड़ा और n छोटा हुआ कि नहीं हुआ। ये यहां से लेके यहां तक तो m हुआ,
और यहाँ से लेके यहाँ तक n, तो m छोटा और n बड़ा हो गया ना। हुआ कि नहीं हुआ? समझ आई बात? ठीक है, अब चलें वेक्टर्स की दुनिया में। बस अगर आप लाइन सेगमेंट समझ गए तो वेक्टर्स की दुनिया में शायद ही आपको ना समझ आए, सेम टू सेम अब आपको वेक्टर में काम करना है। ठीक है, इज दिस क्लियर? अभी फॉर्मूले की बात नहीं करी मैंने, फॉर्मूले की बात डायरेक्ट अपने को फिर एक चीज याद रखनी है, जहां प्लस आ रहा था बस वहां पे माइनस करना है, दैट्स इट, है ना। ठीक है चलो, तो अब चलते हैं वेक्टर्स की दुनिया में। आ जाइए नीचे। तो वही पी क्यू पॉइंट्स और वही ओपी वेक्टर एंड ओक्यू वेक्टर। लेट्स से ये वेक्टर ओपी ओरिजिन से कनेक्ट करके पोजीशन वेक्टर बना दिया मैंने, और ये मैंने बना दिया वेक्टर ओक्यू। यहां तक कोई डाउट नहीं है? ये है ओ, ये है पी, ये है क्यू, फाइन। और ये है वेक्टर ओपी, या फिर इसका नाम रख दो वेक्टर ए रख दूं अभी मैं शॉर्ट में। चलो दोनों ही लिख देता हूं, वेक्टर ओपी लिख दो या फिर वेक्टर ओ लिख ए लिख दो, सिंगल लेटर में भी लिख दो, है ना। क्योंकि फॉर्मूला क्या है, बड़ा वाला इतना बोलने में हेक्टिक होता है, तो जनरली अपन छोटे फॉर्म में सिंगल लेटर से याद रखते हैं इसको, है ना। और वेक्टर ओ क्यू विच कैन बी सेड एज वेक्टर बी। यहां तक क्लियर है? अब पी क्यू वेक्टर के अंदर, पी क्यू वेक्टर के अंदर एक पॉइंट है एक्सटर्नल में। पी क्यू वेक्टर के अंदर एक पॉइंट है बेटा, कहाँ? एक्सटर्नल में। एक्सटर्नल का मतलब वही, या तो पी की तरफ, या तो पी की तरफ वो एक्सटेंशन हो रहा है, या फिर वो क्यू की तरफ एक्सटेंशन हो रहा है। तो फर्क पता कैसे चलेगा? सेम टू सेम वही, अगर एम बड़ा है तो फिर टर्मिनल पॉइंट यानी क्यू की तरफ हो रहा है, और अगर एम छोटा है तो इनिशियल पॉइंट की तरफ हो रहा है। तो पहला केस लेते हैं, व्हेन एम इज ग्रेटर देन एन। तो अब टर्मिनल पॉइंट की तरफ एक्सटेंशन कर दूं मैं इसको आगे, तो लेट से ये टर्मिनल पॉइंट की तरफ आगे एक्सटेंशन हो गया। यानी इस पी क्यू वेक्टर पे नहीं, उसके एक्सटेंशन पे कहीं ना कहीं क्या लगा हुआ है, ये पॉइंट पी आर लगा हुआ है, जो भी अपन ने माना था, आर माना था। लेट से ये आर यहां पर है। डन। अब आपसे पूछेगा क्या? सेम वही चीज पूछेगा, वेक्टर आर का पोजीशन वेक्टर। पहले इंटरनल डिवीजन में भी तो आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन का पोजीशन वेक्टर पूछ रहा था, तो अभी भी आपसे क्या पूछेगा बेटा? इसी का पोजीशन वेक्टर पूछेगा। वेक्टर आर का पोजीशन वेक्टर बताओ, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर आर। और इसको जनरली अपन स्मॉल आर से भी डिनोट कराते हैं, पॉइंट ऑफ डिवीजन को। ठीक है, तो मैं इसको या तो लिख दूंगा वेक्टर ओ आर, और या फिर मैं क्या लिख दूंगा, स्मॉल लेटर में वेक्टर आर। और फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला ये होगा, देखो पहले अपन क्या करते थे, m को वेक्टर b से मल्टीप्लाई करते थे, आज भी करेंगे। n को वेक्टर a से मल्टीप्लाई कर देंगे, आज भी करेंगे। और नीचे m और n लिख देते थे, आज भी करेंगे। बस फर्क इतना है कि पहले इन दोनों के बीच में ऊपर और नीचे प्लस प्लस का साइन रहता था, और आज इन दोनों के बीच में कैसा साइन रहेगा? माइनस का। दैट्स इट, डन। ठीक है, सो एक्सटर्नल डिवीजन में केवल इतना सा ही डिफरेंस है। ओके, ठीक है। अच्छा जी, और अगर इधर की साइड से एक्सटेंशन होता, अगर इधर की साइड से एक्सटेंशन होता तो क्या करते बोलो? देखो ये m है, देखो क्रॉस में जाना जरूरी है ना, क्रॉस में जाना जरूरी है। तो ये तो है, यहां से लेके यहां तक ये क्या है m, और यहां से लेके यहां तक ये क्या है n। तो देखो चेक करो मैं क्रॉस में गया कि नहीं गया। m इंटू वैक्टर b और n इंटू वैक्टर a, क्रॉस में जा रहा हूं ना मैं, वो जाना जरूरी है। तो सपोज करो ये एक्सटेंशन यहां होता, एक बार वो भी विजुलाइज करके देख लेते हैं, है ना। लेट्स ये एक्सटेंशन यहाँ हो गया, और ये आर पॉइंट अब यहाँ है, वहां नहीं है, यहाँ है। ठीक है, ये आर पॉइंट है यहाँ। तो अब वेक्टर ओ आर के जो पोजीशन वेक्टर होती है वो क्या होती है, वो उसके बारे में। ठीक है ना। तो ये व्हेन एम इज ग्रेटर देन एन का फॉर्मूला है एक तरीके से, है ना। मैं लिख देता हूं कि व्हेन व्हेन एम व्हेन एम इज ग्रेटर देन एन। ठीक है, चलो नाउ लेट्स टॉक। क्या? तो ये पहले वाला ही तो है फॉर्मूला, अभी चेंज ही क्या है? अभी लिख रहा हूँ मैं दूसरा, तो है ना, ऊपर वाले में तो मार्क किया। अब इस केस में देखता हूं, मेरे को क्रॉस में जाना जरूरी था ना। तो देखो कैसे होगा, m इंटू क्रॉस में गया क्या मैं, देखो m इंटू ए एन इंटू, नहीं m, अब पहली बात रुको एक मिनट रुको, पी क्यू और पी आर। तो देखो पहली बात तो मैंने रेशियो गलत बनाया, ऊपर भी गलत बनाया और अभी भी गलत बनाया। आपको क्या करना था,
आपको एक्सटर्नल डिवीजन का रेशियो बनाना था ना। तो यानी कि आपको लिखना तो वही है ना, क्या क्या लिखना है आपको, पी आर बाय क्यू आर इक्वल टू एम बाई एन लिखना है, पी आर बाय क्यू आर। तो यानी कि ये पूरा एम था पिछले केस में, और ये पूरा क्या था, एन था। ठीक है, अब आप देखो क्रॉस में गए कि नहीं गए, एम इंटू बी और एन इंटू ए, यस क्रॉस हुआ, हुआ ना, क्रॉस होना जरूरी है। ठीक है, अब ऐसे क्रॉस करके देख लिया करो। चलो अब अपन इधर बात करते हैं। अब की बार क्या है, एम छोटा है और एन बड़ा है, यानी कि ये एम है और ये पूरा का पूरा एन है, राइट, ये पूरा का पूरा एन है। ठीक है ना। अब मुझे बताओ, क्रॉस में जा रहा हूं मैं, तो एम को ए से और एन को बी से कर दूं तो क्रॉस में नहीं जा पाऊंगा, तो करना क्या पड़ेगा, एम को बी से, एन को ए से। तो कुल मिला के बात हो गई कि सेम फॉर्मूला यूज करना है, डजंट मेक एनी डिफरेंस, सेम फॉर्मूला यूज करना है, बस डायग्राम अलग बनेगा। अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ जाए तो टुवार्ड्स द इनिशियल पॉइंट एक्सटेंशन चाहिए या टुवार्ड्स द टर्मिनल पॉइंट आपको एक्सटेंशन चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। यानी कि आपके लिए अच्छी खबर है कि आपके पास तीन फॉर्मूले ना होकर दो ही फॉर्मूले हैं। इंटरनल डिवीजन में एम इंटू वैक्टर बी प्लस एन इंटू वैक्टर ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, और एक्सटर्नल डिवीजन में एम इंटू वैक्टर बी माइनस एन इंटू वैक्टर ए डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ रेशियोज यानी कि एम माइनस एन। क्लियर है क्या बेटा, क्लियर है क्या। ओके, एक्सटर्नल में एक चीज याद रखना, देखो इंटरनल में तो दोनों में प्लस हो रहा है, तो गलती से आपने वो क्वांटिटी पहले लिख ली वो क्वांटिटी बाद में लिख ली तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें फर्क पड़ेगा। तो क्या बात याद रखेंगे आप, पहले रेशियो से टर्मिनल पॉइंट के माइनस करना है, पहला रेशियो से टर्मिनल पॉइंट का माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, और दूसरे रेशियो से इनिशियल पॉइंट का माइनस करना है, और डिफरेंस मतलब इसका निकालना है, एम इंटू टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट का डिफरेंस निकालना है, उल्टा मत कर देना। मान लो आपने ये क्वांटिटी पहले लिख दिया क्वांटिटी, तो डिफरेंस आ जाएगा ना फिर तो, समझ गए ना। ठीक है, अच्छा इसमें मिड पॉइंट केस ले तो वही वन 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 वन। तो मिड पॉइंट केस हमेशा इंटरनल में होता है। पहली चीज भाई, आप कहोगे पी क्यू का आर मिड पॉइंट है, तो आर पी क्यू का मिड पॉइंट है तो आर अंदर ही आएगा ना, बाहर आ सकता है क्या। तो फिर एक बार के लिए ऊपर वाले में आप वन 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 रख के देखो, इसमें तो वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो आ रहा है यानी कि नॉट डिफाइंड। मैं भी तो कह रहा हूँ कि नॉट डिफाइंड, पी अगर मिड पॉइंट है तो वो अंदर ही डिफाइंड होगा, बाहर डिफाइन होगा ही नहीं। हाँ बाहर काटेगा वैसे, यस ऑब्वियस बात है। तो ये आ जाओ, तो लेट से इसमें अगर, अच्छा ले तो लिया अपन ने मिड पॉइंट का केस, ये रहा ना, बस तो फिर बात खत्म। मुझे ऐसा ध्यान है शायद अपन ने नहीं लिया। ठीक है डन, चले खत्म। अब एक बार देख लो हमारे उस शीट के अंदर क्या क्या है जो आपको एक्चुअली नोट करना है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, इंटरनल डिवीजन बाय ए पॉइंट, रीड आउट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। So let's read out. Let vector A and vector B be the position vectors of 2 points P and Q. यही हमने भी लिए थे है ना, वेक्टर OP को वेक्टर A, वेक्टर OQ को वेक्टर B लिए थे है ना, रेस्पेक्टिवली इन ए 3D स्पेस। और वेक्टर R जो पॉइंट ऑफ डिवीजन लिया था वो तीसरा पॉइंट है कोई कैपिटल R, जिसका पोजीशन वेक्टर भी अपन ने क्या मान लिया, स्मॉल r। और इस तरीके से कि ये वेक्टर PQ को इंटरनली, अभी इंटरनल की बात हो रही है, डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, m/n वाले रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। देन, तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर कह लो या दैट इज स्मॉल वेक्टर आर कह लो, उसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। ये वो चीज है जो आपको एक्चुअली नोट्स में लिखनी है बेटा, है ना, पॉज कर करके धीरे धीरे लिख देना। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर आर दैट इज स्मॉल वेक्टर आर भी कह सकते हैं, इज गिवन बाय द फॉर्मूला विच इज गिवन बिलो। क्या फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, वेक्टर ओ आर या सिंपली वेक्टर आर वही एम बी प्लस एन ए डिवाइड बाय एम प्लस एन। ठीक है डन। चलो इसका मिड पॉइंट केस ले लेते हैं, पर्टिकुलर केस। पर्टिकुलर केस में क्या है बेटा, एम इज टू एन वन इज टू वन है, एम इज टू एन क्या है, वन इज टू वन है, या तो ऐसे कहेगा, ठीक है ना। आप ये भी याद रखो कि कहेगा कैसे सर वो, कि ये पर्टिकुलर केस है, तो दो तरीके से कह सकता है। एक तो वो कहेगा एम इज टू एन वन इज टू वन है, ठीक है, या फिर वो क्या कहेगा, या तो वो ऐसे कहेगा एम इज टू एन वन इज टू वन है, ठीक है, और या फिर वो कैसे कहेगा, ये जो सेकंड चीज है, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, वेक्टर पी क्यू।
आर इज द मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर पी क्यू को, क्योंकि वी आर डीलिंग विद वेक्टर्स तो इसमें वेक्टर भी लगा देता हूं मैं। आर इज द मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर पी क्यू, ठीक है। या तो ऐसे कहेगा या ऐसे कहेगा। अगर ऐसे कर दे तो आप क्या कर दो, देखो ऊपर वाले में डायग्राम नहीं बना क्या, ऊपर वाले में डायग्राम नहीं बनाओ कोई बात नहीं। तो हम क्या कर देंगे, इसका आर को मिड पॉइंट मान लेंगे, इस आर को मिड पॉइंट मान लेंगे, और क्या कर दूंगा, इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय, तो बी प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा मेरा फॉर्मूला। हो गया इंटरनल डिवीजन। चलो एक्सटर्नल डिवीजन की बात करते हैं, आ जाइए। एक्सटर्नल डिवीजन बाय ए पॉइंट, तो इंट्रोडक्शन सेम। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ टू पॉइंट्स पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली इन 3D स्पेस। और वेक्टर आर अब एक ऐसा वेक्टर है जो कि एक तीसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है आर, जो पी क्यू को, वेक्टर पी क्यू को डिवाइड कर रहा है, बट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, और उसी रेशियो में m/n में। ठीक है, तो अब दो केस ले लिए मैंने, वेयर पहला केस m ग्रेटर देन n, दूसरा केस m लेस देन n। भाई पहला केस तो ये हो गया, दिस इज द फर्स्ट केस एंड दिस इज द सेकेंड केस, है ना। ठीक है, m ग्रेटर देन n है, तो डायग्राम में ही चेंज है, फॉर्मूला देखो नीचे सेम है, केवल डायग्राम में ही चेंज है, नीचे फॉर्मूला क्या है, दोनों का सेम है। यही फॉर्मूला लिखा हमने भी, एम बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाय m माइनस एन, दिस इज द सिंगल फॉर्मूला फॉर बोथ द केसेस। बट डायग्राम में क्या चेंज है, हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया कि अगर m बड़ा है, देखो खुशी, अगर m बड़ा है तो टुवार्ड्स टर्मिनल पॉइंट एक्सटेंशन है, टर्मिनल पॉइंट क्यू था ना, और अगर m छोटा है n बड़ा है तो टुवार्ड्स इनिशियल पॉइंट एक्सटेंशन, ये r जो है p की तरफ है, और उसमें ये r जो है वो q की तरफ है। ठीक है, समझ गए, क्लियर है। ओके, तो ये आप डायग्राम जरूर बनाना नोट्स के अंदर दोनों, क्यों ऐसे नहीं कि सर फॉर्मूला तो सेम है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, है ना। ठीक है, सो दैट्स इट, सेक्शन फॉर्मूला ओवर। अब प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज द टॉपिक फॉर थर्ड एक्सरसाइज, तो एक काम करेंगे, अब अपन कल ही करेंगे, क्योंकि अभी एक्सरसाइज शुरू करने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के लिए काफी है, दो ही टॉपिक सीखे, बट हमारे पास टाइम था तो हम डिटेल में सीखे। हो सकता है कि इतना डिटेल में हम कल नहीं सीखते, है ना, क्योंकि टाइम भी नहीं बचता, और दूसरी चीज वो बहुत सारी चीज कर लेते हैं तो फिर दिमाग भी एक्सेप्ट करना बंद कर देता है। ठीक है, डन। चलिए, तो सेक्शन फॉर्मूला एंड वेक्टर जॉइनिंग टू, और आप वो इसमें देख लो, अगर और कोई टॉपिक बचा हो तो वी कैन डिस्कस बिफोर एक्सरसाइज। मेरे हिसाब से इस एक्सरसाइज का सारा तामझाम हमने कर दिया 10.2 का। अब 10.2 अगर हमने सब कुछ किया है जेन्युइनली, ईमानदारी से, तो 10.2 बिल्कुल आपको बच्चों वाली एक्सरसाइज लगने वाली है, कुछ भी नहीं है एक तरीके से, वैसे भी कुछ भी नहीं था, बट अब तो हमने इतना डिटेल में कर लिया, राइट। कोशिश करेंगे इसको, कल में हो जाएगी क्या, चलो वेरी गुड, कोशिश करते हैं कल में, प्रोवाइडेड डेट आप टाइम पे आ जाओ, फिर कल आना 7 बजे आ जाओ, काम करो फिक्स कल, तो हम सवा घंटे या 1.5 घंटे की क्लास में पूरा ले लेंगे। ठीक है खुशी, आ जाओगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।